आज दोस्तों हम संगीत में रागांग के बारे में चर्चा करेंगे और पंडित वेंकटमुखी के द्वारा बताए गए 72 ठाटों के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। इधर हाल ही में एक अन्य पद्धति रागांग पद्धति के नाम से प्रचार में आई है। यह वर्गीकरण वर्तमान शताब्दी की उपज है। इस पद्धति में रागों के मूलभूत स्वर समूहों को चुनकर उसके आधार पर बनने वाले रागों को एक अलग वर्ग प्रदान किया जाता है। अर्थात रागांग से तात्पर्य रागवाचक ऐसे विशिष्ट स्वर समुदाय से है या विशिष्ट स्वर समूह से है जिसमें राग को एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान होता है। उन स्वर समूह को अन्य अन्य रागों में विशिष्ट स्थानों में सम्मिलित करने से नए नए राग रूप बनते हैं। बहुत से महत्वपूर्ण छायालग राग इसी प्रकार बने, जिसमें है श्री, सारंग, मल्हार, कानड़ा, बहार, नट, गौरी आदि ऐसे ही रागांगों में से हैं। जैसे पहरे स्वर कल्याण का मुख्य रागांगों में से एक है। रेपा की मीड़ युक्त स्वर संगति मल्हार का महत्वपूर्ण अंग है। इसी कल्याण के पहरे को थोड़ा ग्रसन के साथ लेने पर छाया नट राग प्रकट होता है। रागांगों के सुरों में समानता होने पर भी केवल विभिन्न रागांगों के प्रयोग से रागों में परस्पर भिन्नता आ जाती है। उदाहरण के लिए भैरव और कालिंगड़ा राग उत्तम हैं। दोनों सम प्राकृतिक राग हैं। दोनों में ऋषभ देवत कोमल, शेष स्वर शुद्ध, जाति संपूर्ण, परंतु दोनों रागों में सर्वथा स्वतंत्र राग तत्व प्रदान करने वाले स्वर समूह सर्वथा स्वतंत्र हैं, जिनके प्रयोग से राग का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। भैरव का महत्वपूर्ण रागांग ग म रेसा ग म द द प। आरोह में पंचम तथा निषाद का अल्प प्रयोग भैरव मिश्रित सभी संकीर्ण रागों में अवश्य दिखाई देता है। भैरव टाट से मिलता जुलता पर भैरवांग से अलग कालिंगड़ा अंग है, जो गौरी, फरज आदि रागों में पाया जाता है। भैरवांग के विपरीत पंचम गांधार और निषाद का प्रबल्य ऋषभ देवत आंदोलन रहित सुरों की चपल प्रकृति को कालिंगड़ा राग सूचक है। इस प्रकार कानड़ा रागांग, पूर्वी रागांग, श्री रागांग से भी अनेक रागों का जन्म हुआ है। विद्वानों के मतानुसार यह पद्धति सीमित रागों की व्याख्या करने में ही समर्थ है। ऐसे राग स्वतः छायालग तथा संकीर्ण प्रकृति के हो सकते हैं। इसके लिए विपरीत टाट राग पद्धति प्राय सभी प्रचलित व अप्रचलित रागों की संतोषजनक व्याख्या करने में समर्थ है। यही कारण है कि उत्तरी भारतीय संगीत में टाट राग पद्धति ही अधिक वैज्ञानिक और पूर्ण है, इसलिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। आइए हम पंडित वेंकटमुखी के 72 टाटों के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अब हम टाट राग वर्गीकरण के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर हम वेंकटमुखी द्वारा बताए गए 72 टाटों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिनसे प्रेरित होकर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने उत्तरी संगीत में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण के प्राकंड विद्वान पंडित वेंकटमुखी ने चतुर्दंडिका प्रकाशिका नामक ग्रंथ में गणित द्वारा एक सप्तक में 72 ठाट या मेल उत्पन्न होना सिद्ध किया। वेंकटमुखी से पहले 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के विद्वान मंत्री विद्यारण्य माधवाचार्य को मेल राग वर्गीकरण के आविष्कार का श्रेय दिया गया, क्योंकि प्राचीन ग्राम मूर्छना जाति इत्यादि वर्गीकरण व लक्षणों का प्रचार व लोकप्रियता समाप्त हो रही थी। इसीलिए उस काल के प्रचलित रागों के शास्त्रीय वर्गीकरण के लिए उन्होंने इस नवीन वर्गीकरण प्रणाली की उद्भावना की। उन्होंने प्रत्येक राग में प्रयुक्त होने वाले शुद्ध व विकृत स्वरों का निर्धारण कर उनकी समानता असमानता के अनुसार वर्ग बनाए और उन्हें मेल कहा। उनकी इस पद्धति को ही उपयुक्त मानकर दक्षिण संगीतज्ञों व बाद में उत्तरी संगीतज्ञों
जिसमें पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने उनका ही अनुकरण किया। नेक्स्ट, पंडित वैकेंटमकी के ठाट वर्गीकरण को जानने से पहले हमें उनके अनुसार बताई गई स्वरों व ठाटों की विशेषता जानना आवश्यक है। दक्षिणी ठाट की विशेषता। पंडित वैकेंटमकी के अनुसार ठाट के सातों स्वर क्रमानुसार होने चाहिए, अर्थात सा के बाद रे, रे के बाद गंधारू, गंधारू के बाद मध्यम के बाद पंचम के बाद देवत के बाद निषाद स्वर क्रमानुसार होना चाहिए। ठाट या मेल चूंकि गया नहीं जाता, आरोह अवरोह स्वर जाति की दृष्टि से भी ये समान होते हैं, इसलिए किसी भी ठाट को पहचानने के लिए केवल आरोह या अवरोह ही पर्याप्त है। ठाट सदैव संपूर्ण होना चाहिए, कम से कम अधिक से अधिक प्रत्येक ठाट में 7 स्वर होना चाहिए। ठाट में किसी भी स्वर के दोनों रूप एक साथ प्रयुक्त नहीं होने चाहिए, अन्यथा ठाट संपूर्ण नहीं रहेगा। परंतु वैकेंटमकी के स्वरों की विशेषता इस प्रकार है कि स्वर के दोनों रूप प्रयुक्त हो जाते हैं, परंतु उनके नाम बदल जाते हैं। इस प्रकार ठाट की विशेषताओं में विरोधाभास दिखाई देता है, परंतु हमें अपने उत्तर स्वरों की विशेषताओं की दृष्टि से उनके ठाट की कल्पना करने से भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनके स्वरों की विशेषता हमारे उत्तरी स्वरों की विशेषता से भिन्न है। पंडित वैकेंटमकी के स्वरों की विशेषता को जानना भी आवश्यक होगा। पंडित वैकेंटमकी के स्वरों की विशेषता। हमारे उत्तर भारतीय संगीत की भांति उन्होंने भी एक सप्तक में कुल 12 स्वर शुद्ध और विकृत मिलाकर माने हैं। वैकेंटमकी ने कुछ स्वरों के 2-2 नाम रखे। ठाट निर्धारण में छूट दी गई, कोई भी एक नाम ले लिया जाए। जैसे यदि किसी ठाट में 2 ऋषभ प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात ऋषभ भी और चतुश्रुति रे एक साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, तो स्वरों के क्रमानुसार पहला ऋषभ तो रे ही रहेगा, परंतु दूसरा ऋषभ ग कहलाएगा। इस प्रकार से एक स्वर के 2 रूपों का प्रयोग केवल राग की दृष्टि से ही था, देखा जाए तो वास्तविकता में नहीं था। पंडित वैकेंटमकी के स्वरों को भली प्रकार समझने के लिए उत्तरी स्वरों से उनकी तुलना आवश्यक है। उत्तरी व दक्षिणी स्वर व्यवस्था का एक अवलोकन। यूँ तो यह दोनों स्वर व्यवस्था व प्रणाली हमारे भारत की है, परंतु समय, देश काल, जनरुचि व अनेक कारणों से दोनों संगीत प्रणालियों में विभिन्नता आ गई है। जहाँ काफ़ी कुछ समानताएं हैं व कुछ विभिन्नताएं भी है। यहाँ हम दक्षिण वैकेंटमकी के स्वरों को समझने के लिए उत्तरी संगीत से उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। समानता। दोनों संगीत पद्धतियों में ध्वनि से नाद, नाद से श्रुति व 22 श्रुतियों की स्थापना मानी गई है। दोनों पद्धतियों में एक सप्तक में 12 स्वर व 22 श्रुतियाँ मानी गई है। अधिकांश स्वर नाम दोनों पद्धतियों में समान है। विभिन्नताएं। उत्तरी भारतीय संगीत में मध्यम को छोड़कर विकृत स्वर नीचे की ओर जाते हैं, जबकि वैकेंटमकी के स्वरों को शुद्धतम रूप नीचे होता है। विकृत होकर वह अपने स्थान से ऊपर जाते हैं, अर्थात उत्तरी संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप कोमल है, जबकि दक्षिण में शुद्ध है। दोनों पद्धतियों में 12 स्वर ही माने गए हैं, परंतु स्वर के नामों में अंतर है। उत्तर संगीत में स्वरों का केवल एक ही नाम है, जबकि वैकेंटमकी के स्वरों के एक से अधिक नाम हैं। श्रुति स्वर व्यवस्था में अंतर व उत्तर संगीत पद्धतियों में स्वरों को उनकी प्रथम श्रुति पर रखा गया, परंतु वैकेंटमकी की स्वर व्यवस्था में श्रुति को अंतिम श्रुति पर स्थान दिया गया। दोनों स्वर व्यवस्था को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। स्वर, उत्तरी स्वर, दक्षिणी स्वर।
षडज को षडज, कोमल ऋषभ को शुद्ध ऋषभ, शुद्ध रे को शुद्ध गांधार व चतुश्रुति ऋषभ, कोमल ग को साधारण ग या षष्ठ श्रुति ऋषभ, शुद्ध ग को अंतर ग, शुद्ध मध्यम को शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम को प्रतिमध्यम, पंचम को पंचम, कोमल देवत को शुद्ध देवत, शुद्ध देवत को शुद्ध नी या पंचश्रुति देवत, कोमल निषाद को कौशिकी निषाद या षष्ठ श्रुति देवत, शुद्ध निषाद को काकली निषाद। उपरोक्त तालिका से ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वर नामों की दृष्टि से दक्षिण व वैकुंठमुखी के सुरों के नाम कई कई हैं। ऋषभ 3 प्रकार के, गांधार 3 प्रकार के, फिर 3 प्रकार के देवत व 3 प्रकार के निषाद हैं। इसलिए दक्षिण या कर्नाटकी मेल या टाटों में एक ही स्वर की 2 अवस्थाएं देखी जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों में से एक की संज्ञा या नाम बदल दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।